16 जून 2023 इस्कॉन आश्रम वाल्मीकि नगर थरवट क्षेत्र पश्चिम चंपारण बिहार। ये जो इस्कॉन का आश्रम है ये थारुओं द्वारा ही संचालित है और स्थापित भी है। बहुत शांत है, सुरम्य वातावरण है, भक्ति पूर्ण वातावरण है। कल 15 जून को हम लोगों ने यहाँ के कुछ मनोरम दृश्यों का अवलोकन किया और कुछ मंदिर भी देखे और वाल्मीकि आश्रम गए। मंदिर में नरदेवी मंदिर, जटाशंकर मंदिर और कौलेश्वर मंदिर और फिर त्रिवेणी होते हुए हम लोग फिर आश्रम लौट आए। ये यात्रा और ये अनुभव बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी रहा। विशेष तौर से वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि नगर का परिदृश्य है वो काफ़ी बदल चुका है। मैं बचपन में आया था और उस समय ये उतना इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था। आजकल तो इतने अच्छे ट्रैक बन गए हैं, सड़कें हैं, इको पार्क बन गया है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो गई हैं। अगर कोई आना चाहता है तो रिज़ॉर्ट भी है, पहले से बुकिंग करा सकते हैं। तो वाल्मीकि नगर एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है और ऐतिहासिक के साथ साथ प्राकृतिक टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है और आध्यात्मिक टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है और दार्शनिक टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है। तो बिहार का ये जो इलाका है, ये क्षेत्र है, बहुत ही रमणीय है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बिहार का जो इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR वो वाल्मीकि नगर में ही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं, समझने को हैं, सुनने को हैं और अनुभव करने को हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोगों का जो भोलापन है, विशेष तौर से निष्कपट, निष्कलुष, निष्कलंक है। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर शालिग्राम पत्थर भी पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से में पाया जाता है जो नेपाल में है और उससे होकर के कुछ पत्थर इधर नारायणी में भी आ जाता है। और ये शालिग्राम पत्थर का जिक्र शास्त्रों में भी है। ये प्रतीक है विष्णु का। अद्भुत शालिग्राम ये पत्थर है जिसमें आपको चक्र दिखाई देंगे। पता नहीं प्रकृति का ये कैसा राज है, कैसा प्रकृति का ये कैसा खेल है या प्रकृति की कैसी ये रचना है। तो इस तरह की रचनाएं, इस तरह की चीज़ सामने आती हैं जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं। तो 5वें दिन 16 जून 2023 की सुबह को हम पुनः निकल पड़े भ्रमण पर। हम अर्थात योगेंद्र प्रसाद जो थारू जनजाति से हैं एवं मैं बाइक से ही सर्वप्रथम हम पहुंचे गंडक बैराज। यहाँ सिक्योरिटी चेकअप होता है नेपाल जाने के लिए। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के उपरांत हम बैराज से ही गंडक नदी, जिसे नारायणी गंगा भी कहते हैं, पार करके नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ भी आवश्यक फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। तदुपरांत हम चल पड़े श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम की तरफ। अब हम श्री गजेंद्र मुख धाम के परिसर में काफी विशाल प्रांगण तथा साफ सुथरा। यहाँ प्रवेश द्वार पर प्रवेश शुल्क देकर टिकट लेना पड़ता है। हमने भी टिकट लिया और सर्वप्रथम शीश महल में प्रवेश किया। भाई साहब, शीश महल
में प्रवेश करते ही हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। शीश महल यानी शीशे का महल और उसके मध्य खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति। गजब का दृश्य था, अजब का अनुभव था। शीशे में भी कई कलाकारी, प्रकाश के कई रंगों का परावर्तन, फिर राधा कृष्ण जी का परावर्तन, स्वयं का परावर्तन। हम सब आश्चर्यचकित थे, एक अलग से दुनिया में थे, सब एक अलग से संसार में थे, सब एक अलग से ग्रह पर थे और सब राधा कृष्ण जी के साथ, उनसे घिरे, नीचे, ऊपर, अगल में, बगल में। शीश महल की दुनिया से बाहर निकल हम श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम के अंदर के परिसर में पहुंच गए। नारायणी नदी के तट पर अद्भुत दृश्य था, अद्भुत नजारा, अद्भुत सीन, मार्वेलस, अमेजिंग, ऑसम, एस्टाउंडिंग। ऐतिहासिक स्थल है ये, पौराणिक स्थल है ये, गजेंद्र मोक्ष स्थल है ये। यहीं पर वर्षों तक गजेंद्र हाथी और ग्राह के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। भगवान विष्णु की स्तुति से यहाँ गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस स्थल का नाम गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम पड़ा। यहाँ पर गंडकी नदी में भगवान नारायण के अवतरण के रूप में आज भी शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। इस धाम व मंदिर की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण व वराह पुराण में भी वर्णित है। यहाँ पर श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम द्वारा संचालित श्री गंडकी गोपाल कामधेनु गौशाला है, पाठशाला है तथा यज्ञशाला भी है। यहाँ पर संस्कृत गुरुकुल भी है, जिसमें करीब 100 बच्चे संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। 16 जून को शाम में हम वाल्मीकि नगर से निकल पड़े बखरी बाजार गांव की ओर। रास्ते में बेत का जंगल मिला। इस क्षेत्र में बेत की बहुतायत के कारण ही पश्चिम चंपारण जिला के मुख्यालय को बेतिया नाम से जाना जाता है। और ये है मां बावनगढ़ी मंदिर। काफी मशहूर मंदिर है ये इस क्षेत्र में। कहते हैं इस मंदिर का संबंध भी वीर अल्लाह उदल से रहा है। सोलह जून को देर रात्रि में हम बखरी बाजार गांव पहुंच गए और रात्रि भोजन के बाद रात्रि विश्राम। 17 जून बखरी बाजार की ये झोपड़ी, ये हट, जिसमें मैं पहले भी रहा करता था शोध कार्य जब मैं कर रहा था 87, 88, 89, 90 के। अभी मैं फिर से 2023 में यहाँ आया हूँ। करीब 12 तारीख से मैं थरवट में हूँ, बखरी बाजार में हूँ, पश्चिम चंपारण में हूँ, जो बिहार का एक राज्य है। और थारू अनुसूचित जनजाति हैं। पहले जनजाति थे, 2003 में वो अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए। 17 जून की प्रातःकालीन बेला में ये सूचना मिली कि इस गांव में सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बखरी बाजार का यह वही थारू घर है जहां सरकार के सहयोग से, सरकार की सहायता से सिविंग मशीन लगाए जा रहे हैं। ऐसा प्रयास न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, वरन उनके आत्मबल की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगा। देखिए, इस थारू परिवार को, बखरी बाजार का ही है यह परिवार, जिसने काफी संघर्ष कर अपने बेटे को पायलट बना दिया है और एक बेटा कमांडो है, एक रेलवे में काम कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि 2003 में अनुसूचित जनजाति बनने के बाद थारुओं में रोजगार के अवसर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और थरवट क्षेत्र भी विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है। और फिर हमने थारू आदिवासी बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल व चॉकलेट बांटी, जो हम बराबर करते रहते हैं। बच्चों को शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, उत्प्रेरित करते रहते हैं।
सुस्वादु एवं संस्कारित भोजन कराने के लिए योगेंद्र प्रसाद की सुपुत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभाशीष। 12 जून 2023 को करीब 10 बजे ही मैं बखरी बाजार गांव पहुंचा था और 17 जून को 10 बजे हम 120 घंटे वहां रहने के उपरांत वहां से चल पड़े। काफी हेक्टिक रहा। करीब सारा थरवट हमने छान मारा। थरवट की सुंदरता से, उसकी संस्कृति से, उसकी परंपरा से, इस क्षेत्र में हो रहे विकास से अवगत हुआ। योगेंद्र प्रसाद जो स्वयं थारू जनजाति से हैं और हर दिन हर पल हमारे साथ रहे, हमारा ख्याल रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी दर्शक बंधुओं का भी। जय हिंद, जय भारत।